बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वी टॉक और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, इलेक्शन तो 8 फरवरी को हो गए, लेकिन अभी 13 फरवरी हो चुकी। अभी तक जो है वो फैसला नहीं हो सका कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान कौन होगा, सीएम पंजाब कौन होगा, सीएम सिंध कौन होगा, सीएम KPK कौन होगा और इसी तरह से सीएम बलूचिस्तान कौन होगा। तो इसमें जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CEC इजलास हुआ, जिसमें कुछ ज़राए के मुताबिक ख़बरें सामने आई हैं। उस ख़बरों के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ हुकूमत में शामिल होने से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और ये भी कहा गया कि अगर PTI के आज़ाद उम्मीदवारान के साथ इत्तेहाद हो जाता है तो इसमें हम जो है वो कामयाबी के साथ इसके साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अभी जो लेटेस्ट है वो ये कह दिया है कि हम मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का हिस्सा तो नहीं होंगे, लेकिन वज़ीर आज़म के लिए मुस्लिम लीग नून को हम वोट देंगे। उन्होंने साथ ये भी कहा, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कह दिया गया है कि हम PP के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, तो लिहाजा हम उनको वोट नहीं दे सकते और उनका वज़ीर आज़म बनने का जो चांस था वो भी ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है मजहबी जमातों के साथ इत्तेहाद का फ़ैसला किया, इत्तेहाद कर लिया, जिसमें जमात इस्लामी एक है और एक जो है मजलिस वहदत मुस्लिमीन है और TLP की तरफ भी इशारा दिया जा रहा है इत्तेहाद के हवाले से। और इसी के साथ साथ दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो सीनियर सियासतदान रहनुमा हैं, उनकी जानिब से ये भी कहा गया है, खुर्शीद शाह की अगर बात करूं, उन्होंने कहा कि इखलाकन वज़ीर आज़म के उम्मीदवार नहीं बनना चाहिए नवाज शरीफ को और साथ में ये भी कहा कि मैंडेट जो है वो आवाम का है और आवाम के मैंडेट को नहीं छेड़ना चाहिए है। एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। रज़ा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सर वेलकम करता हूं। सफ़ीना खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम। और वारिस रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करता हूं। वारिस रज़ा साहब, सर आपसे आगाज़ करना चाहूँगा। बिलावल भुट्टो साहब ने वोट का तो कह दिया कि हम जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का वज़ीर आज़म का उम्मीदवार होगा हम उसको वोट देंगे, मगर हम हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, ये जो आज पीपुल्स पार्टी का जो बयानिया आया है या प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल साहब ने की है, मैं इसको बिलावल साहब के हवाले से और कम से कम पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, देखिए दो अलग अलग पार्टी है, दो अलग अलग एंटिटी। जो बिलावल साहब हैं वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के MNA नहीं है, बल्कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के MNA है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का जो निशान है वो तलवार है, जो कि किसी भी वजह से उनसे ले लिया गया है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो है वो पार्लियामेंटेरियन के MNA है, लिहाजा उनके फैसले जो है ना वो आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन भी हैं और सदर भी हैं, और उन्हीं की पार्टी जो है ना वो रजिस्टर्ड है इस वक्त इलेक्शन कमीशन में इंतखाबी पार्टी के तौर पर। ठीक है। तो लिहाजा वो आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जैसे कि उनका एक जुमला है, आप सुनिएगा कि जनाब CEC ने ये मुझे मैंडेट नहीं दिया कि मैं वजीर आजम के लिए अपने आप को मुंतखब करवाऊं। तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत अरसे से ये बात कह रहा था कि वजीर यानी बिलावल भुट्टो साहब जो है वो पीपुल्स पार्टी के वजीर आजम के कैंडिडेट अपने आप को कहते रहे, लेकिन वो बन नहीं सकेंगे। आज उन्होंने खुद उसका एतराफ किया कि CEC ने उस फैसले की तौसीक नहीं की। क्यों कि CEC जो है ना वो पार्लियामेंटेरियन की है, वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की नहीं है। एक बात तो ये हुई। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो फैसला है मैं ये समझता हूं कि ये फैसला जो है ना ये एक तरीके से जो पाकिस्तान के जो इकोनॉमिकल और सियासी क्राइसिस है उसके लिहाज से तो ये फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट के लिए बेहतर है, लेकिन ये फैसला सियासी तौर से जो है वो कतई तौर से मैं इसको दुरुस्त फैसला नहीं समझता। और इसलिए दुरुस्त फैसला नहीं समझता हूँ कि पीपुल्स पार्टी ने जो है वो ड्यूल किरदार अदा करने की कोशिश कर रही है।
वो ये कोशिश कर रही है कि वो अवाम के सामने जवाबदेह भी ना हो, हम्म। और वो उस यानी हुकूमत का या उस इक़्तिदार का जो है वो मज़े भी लूटती रहे। और मैं ये समझता हूँ कि इस फैसले के नतीजे में जो मुझे नज़र आ रहा है, जो अभी 2-4 घंटे पहले ही की प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं बात कर रहा हूँ, उस फैसले के नतीजे में मुझे नज़र आ रहा है कि वो मज़ीद बार्गेनिंग करने की तरफ जा रहे हैं। हम्म। एक तो उन्होंने आज खुद अपनी ख्वाहिश का, गोया कि वो अपनी उनकी ख्वाहिश नहीं है, वो ऑलरेडी ये बात शायद कि उनके दरमियान तय हो गई है, या तय नहीं हुई तो कम से कम गुफ्तगू जरूर हुई है कि जनाब मेरी ख्वाहिश है कि वजीर सदर जो है ना आसिफ अली जरदारी बने। तो हम्म। इससे जो ये मुझे जो बू आती है, इससे जो एक स्मेल आती है, वो ये है कि वो मजीद बार्गेनिंग की तरफ जा रही है पीपल्स पार्टी, और मजीद बार्गेनिंग करने के बाद अपनी तनख्वाह पर जो है ना वो इस गवर्नमेंट के साथ 5 साल पूरे करने के हवाले से काम करती रही। अच्छा, वारिस साहब, यहाँ पे एक सवाल यहाँ पे जो है मेरे ज़हन में तो ये आया है। अब आपने जैसे बताया कि पार्लियामेंटेरियन और पीपल्स पार्टी दो मुख्तलिफ अपनी अपनी जगह पे इनके फैसले और इनकी हैसियत है। तो जैसे बिलावल भुट्टो साहब ने वज़ीर आज़म के वोट के लिए कहा है, तो फिर वो पार्लियामेंटेरियन की जो है वो रिप्रेजेंटेशन तो नहीं दे रहे इस पे। तो इस पे जी मैं पीपल्स वही पार्टी वोट देगी? जी जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही समझे कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ नहीं दे रहे, वो ठीक है। पार्लियामेंटेरियन का मौकिफ दे रहे हैं। क्योंकि पार्लियामेंटेरियन के तहत ही तमाम जो उनके सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के जो मेंबरान है ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेंबरान नहीं है टेक्निकली, वो पार्लियामेंटेरियन के मेंबरान है। लिहाजा वो पार्लियामेंटेरियन का जो है ना मौकिफ उन्होंने पेश किया है। जाहिर है मौकिफ पेश करने के लिए उन्होंने बिलावल जरदारी को शायद के कहा है कि भाई आप जाके मौकिफ पेश करें। ठीक है, ठीक है। सफ़ीना खान साहिबा, सफ़ीना साहिबा, क्या देखती हैं, कौन किसका इत्तेहादी है, कौन किसको वोट दे रहा है, या यहाँ पे डुअल पॉलिसी फिलवक्त जो है वो खेली जा रही है और नज़र भी आएगी ये जो है पार्लियामेंट में? हमजा, पहले तो थैंक यू सो मच। दूसरा, मैं अपने आप को थोड़ा सा एप्रिशिएट कर लूं। सबसे पहले मैंने एक ट्वीट मेरी ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि आइंदा पार्लियामेंट के अंदर सबसे बड़ी पार्टी जो है वो आजाद उम्मीदवारान की होगी। तो असूली तौर पर इस वक्त जो है आजाद कैंडिडेट बहुत बड़ी जमात बनकर सामने आए हैं। दूसरा, मैंने कहा था हंग पार्लियामेंट होगी। यहाँ पर अगर आप ये मुझे कह रहे हैं कि नवाज शरीफ कोई विक्ट्री लेके जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और जरदारी साहब का मजबूरी में एक दूसरे के साथ इतिहाद करना जो है वो बन रहा है। वो इसलिए क्योंकि ना नवाज शरीफ साहब के पास इतनी मेजोरिटी है कि वो हुकूमत बना सके, ना ही बिलावल भुट्टो जरदारी के पास। तो लिहाजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपनी इस सिचुएशन के अंदर, हो सकता है उनके वालिद की ख्वाहिश हो कि प्राइम मिनिस्टर हमारा हो, लेकिन उसके लिए बहुत ही ग्रेसफुल तरीके से बिलावल भुट्टो का सामने आना और आकर जो है अपने आप को रिप्रेजेंट करना कि मैं अपने आप को वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार से अलग करता हूं। डेफिनेटली उनके वालिद, जो भी पार्टी पार्लियामेंटेरियन थी या पीपल्स पार्टी थी, उनका मुश्तरका उम्मीदवार जो बिलावल भुट्टो जरदारी ही थे। अभी भी उनके पास, मेरे पास सॉलिड खबर थी कि अभी भी वो चाहते तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा, क्योंकि पीडीएम, जो कि वो बार बार कह रहे हैं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर से बहुत सारी ऐसी आवाजें थी कि हमने पीडीएम के अंदर हिस्सा बनकर अपने आप को नुकसान पहुंचाया, और हम नहीं चाहते कि हम मजीद पीएमएलएन अगर हुकूमत बनाती है और वफाक में हम उसका हिस्सा रहे तो हम मजीद अपने आप को डैमेज करेंगे। और बिलावल भुट्टो ने अपना फ्यूचर सिक्योर किया है, अपने वोटर और सपोर्टर को नाराज नहीं किया, बल्कि मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों की सिंपैथी गेन की है। तो यहाँ पर तो बिलावल भुट्टो ने एक वजारत उज़्मा को छोड़कर विन विन सिचुएशन आने वाले सेटअप के लिए अपने आप को कर लिया है। तो इसीलिए इस वक्त सबसे सक्सेसफुल सिनेरियो में कोई उभर के पार्टी आई है, मैं पहले दिन से कह रही हूँ, बिलावल भुट्टो की पार्टी, व्हाटएवर पीपल्स पार्टी है या पार्लियामेंटेरियन है, वो सबसे आगे चल रही है अकॉर्डिंग टू सियासत। और आज भी फ्रंट फुट पर आके अगर वफाक में पीपल्स पार्टी बिल्कुल आइसोलेशन में रहती है, रियासत की खातिर जो है वोट दे देती है नून लीग को कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, तो वो रियासत के गुड बुक में आ गए कि देखें इन्होंने हमारी खातिर जो हमने कहा प्राइम मिनिस्टर रियासत के लिए वो कर दिया। नेक्स्ट टाइम आप बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनने से कोई ताकत नहीं रोक पाएगी और वो फुल फ्लैश पावरफुल प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और दूसरी तरफ नून लीग अगर ये हुकूमत लेती है, उनके लिए मैं बस इतना ही दो लफ्जों में कह के बात खत्म कर दूंगी, आगे खाई पीछे कुआं। नून लीग के लिए हर तरफ से तबाही ही तबाही है।
अच्छा, नून लीग की तरफ से हर तरफ से तबाही तबाही है। रज़ा सैयद साहब, सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे? एक तो ये बिलावल साहब की जो है स्टेटमेंट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसमें वाज़े मौक़िफ़ सामने आया है, और दूसरी जानिब ये सवाल जो वारिस रज़ा साहब ने पॉइंट आउट किया, जो पिछले कई रोज़ से करते आ रहे हैं, ये सवाल भी जो है ये काबिल गौर है, इसको मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि ये पार्लियामेंटेरियन की नुमाइंदगी कर रहे हैं या फिर पीपल्स पार्टी की, और ऐसा ना हो कि पार्लियामेंटेरियंस की बजाय पीपल्स पार्टी की और पीपल्स पार्टी की बजाय पार्लियामेंटेरियन की, तो वहीं पे रह जाए नून लीग। क्या कहेंगे? बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास होना तो पहले से तय था, और बड़ी सियासी जमातें आम तौर से अपने मौक़िफ़ को आवाम के सामने लाने से पहले अपने फोरम्स के ऊपर ड्यू डिलिजेंस करते हैं। यानी ये एहतमाम हुज्जत भी होता है उनका, और ये उनका एक ऑप्टिकल मेथड भी होता है ये बताने का कि जी बाप बेटा मिलके फैसले नहीं कर रहे हैं सारे, बल्कि हमारे पास एक टीम है सीनियर सियासतदानों की, और वो पार्लिमानी ग्रुप है, और एग्जीक्यूटिव कमेटीज वगैरह वगैरह। तो ये इजलास तो एक तो ज़ाहिर है उस सिंबल को रिप्रेजेंट करता है जो एक पॉलिटिकल पार्टी की स्ट्रेंथ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए होता है। दूसरा रियलिटी चेक भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, वो ये कि इस वक्त उनके पास तीसरे नंबर पर यानी हासिल शुदा नशिस्तों की तादाद उनकी तीसरे नंबर पे है। सबसे पहले नंबर पे तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार, फिर नून लीग, फिर पीपल्स पार्टी। ऐसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मुतालबा अगर डिस्कस भी हुआ कि बिलावल साहब वजीर आजम होंगे, तो ये उनकी एक रिवायती लाइन है। मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से ये कह रही है कि बिलावल इस मुल्क के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर होंगे। अब वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बिलावल के आगे एक बहुत बड़ी मतलब टाइम लाइन है। अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत दे। उनके पास पॉलिटिक्स करने के लिए अभी 30-35-40 साल हैं। तो वो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर वाली जो उनकी पिच है वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन क्या 2024 के इलेक्शन में इतने सीटें उनको मिली हैं कि वो प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट बन सके? ये है एक रियल ऑब्जेक्टिव पॉइंट जिसके ऊपर वो बैठे आज, और शायद दुरुस्त तौर पर इस नतीजे पर पहुंचे कि वो प्राइम मिनिस्टर की रेस में उनको नहीं होना चाहिए। जहां तक इस बात का ताल्लुक है, तो फिर क्या नून लीग के साथ वो कोalition गवर्नमेंट बनाएंगे? तो देखिए, पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर अकलियती हुकूमतों का भी आपको तारीख में मुख्तलिफ हवाला जात मिलते हैं। यानी अकलियती हुकूमत से मुराद ये होती है कि एक हुकूमत एक ऐसी पार्टी के पास चली जाती है जिनके पास अददी अक्सरियत नहीं होती, लेकिन उनको एक इनडायरेक्ट सपोर्ट होती है। ट्रेजरी बेंचों पर नहीं बैठे होते उनके सपोर्टर्स, लेकिन उनको वोट कर देते हैं। इसी तरह जो क्रिटिकल होता है मनी बिल होता है, यानी जो फाइनेंशियल मामलात का 30 जून के मौके पे जो बजट होता है उसकी अप्रूवल मनी बिल कहलाती है। मनी बिल के मौके पर ऐसी हुकूमतें या तो बरकरार रहती हैं या गिर जाती हैं। यानी अगर मनी बिल में उनको मतलूबा हिमायत मिल जाए तो उनकी हुकूमत तैर जाती है और वो कंटिन्यू कर जाते हैं। तो इस बात का इम्कान अब बनता हुआ नजर आ रहा है ऑन द कार्ड्स कि नून लीग अगर अपना वजारत उज़्मा लेकर आती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको ज्वाइन किए बगैर वजीर आजम या लीडर ऑफ द हाउस का वोट दे देंगे। उनके साथ काबीना में नहीं बैठेंगे, उनके साथ कैबिनेट को शेयर नहीं करेंगे, लेकिन उनको मौका दे देंगे कि ठीक है जी, आप लीडर ऑफ द हाउस की पोजीशन लें और मुल्क चलाइए, हम आपका साथ देंगे मुल्क चलाने के मामलात में, क्योंकि मुल्क को क्राइसिस में नहीं छोड़ा जा सकता ना। देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है। अकॉर्डिंग टू योर सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट, इट मींस कि ये परमानेंट नहीं है होगा, और ये किसी भी जगह पे कहीं पे भी जो है वो दूसरा पहलवान पकड़ सकता है, दबोच सकता है। पार्लिमानी जमहूरियत में हर एक दिन एक नए चैलेंज के साथ आता है। दुनिया की जो मुस्तहकम पार्लिमानी जमहूरी ममालिक हैं, अगर आप उनका जायजा लें तो वहां पर कई मरतबा, बरतानिया में पिछले 2 साल के दौरान 5 वजीर आजम तब्दील हुए हैं। सबसे बड़ी, सबसे मुस्तहकम, सबसे पुरानी और सबसे क्रेडिबल जमहूरियत कहलाती है दुनिया की, बरतानिया की, जिसको हम फॉलो करते हैं। यानी हम वेस्टमिनिस्टर फॉर्म को इनहेरिट किया है हमने 47 में। तो हम जब उस मुल्क की बात कर रहे हैं कि वह 5 वजीर आजम 2 साल में बदल गए, ना मुल्क टूटा, ना तबाही फिरी, ना बगावत हुई, ना इमरजेंसी लगी। हाँ, इन्फ्लेशन है, गैर यकीनी बढ़ी हुई है, यकीनन वहां पर भी महंगाई है। सफीना खान साहिबा वहीं बैठी हैं लंदन में, वो बेहतर जानती हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि पार्लिमानी जमहूरी रिवायात में इस बात की गुंजाइश मौजूद होती है कि अकलियती हुकूमत भी बन सकती है, अकलियती हुकूमत चल सकती है, और अगर मनी बिल पर उनको सपोर्ट मिल जाए दीगर अराकीन की, तो वो जारी भी रह सकते हैं। यानी इंडेफिनिट पीरियड के लिए भी वो
कंटिन्यू कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पिक्चर कुछ वाज़ेह हो रही है कि नून लीग जो है वो प्राइम मिनिस्टीरियल स्लॉट के लिए अब शायद वाहिद रह गई है मैदान में, और पीपल्स पार्टी उनको खामोश हिमायत दे देगी, और शायद हो सकता है एमक्यूएम उनके साथ कैबिनेट में बैठ जाए जाके। तो ये एक इक्वेशन बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के जो आजाद उम्मीदवार हैं वो भी अपनी तरफ से पूरी एफर्ट कर रहे हैं। ये भी एक सेहतमंद जमहूरी रवैया है, इसमें कोई टेंशन लेने की, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। मुझे हैरत है और मुझे अफसोस है, और बल्कि मैं इस बात की मजम्मत करता हूं उन तमाम लोगों की कि जो सोशल मीडिया पर बिलखुसूस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बिलउमूम आकर इस तरह की बातें कर रहे हैं कि बस क़यामत आने वाली है या जलजला आने वाला है या कोई तबाही। कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा, चंद रोज की बात है। जमहूरियतों में मशावरतें भी होती हैं, जमहूरियतों में इत्तेहाद भी होते हैं, जमहूरियतों में नंबर गेम को पूरा करने के लिए जोड़ तोड़, खींचा तानी, पकड़ धकड़ सब कुछ होता है। तो ये कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हफ्ता 10 दिन की बात है, हफ्ता 10 दिन के बाद आप चले जाएंगे स्टेबिलिटी की तरफ। मुझे कोई परेशानी नजर नहीं आती है इस सारे मामले में। बिला वजह चाय के कप में तूफान रोजाना पैदा जो लोग कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि किसी एक्साइटमेंट के एजेंडा पे हैं या किसी बेवकूफाना नेगेटिव एजेंडा के ऊपर है। कोई भी बाशऊर और जी शऊर आदमी चाय के कप में तूफान लाने को सपोर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। अच्छा वारिस रजा साहब, सर क्या देख रहे हैं? एक तो बिलावल साहब थे, बिलावल साहब बैकफुट पे चले गए। कौन से उम्मीदवारान होंगे जो वज़ीर आज़म में मद मुकाबिल होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार जो आमिर डोगर साहब हैं, उनको कौमी असम्बली में चीफ का ओहदा दे दिया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो क्या लाहे अमल होगा, किस तरह से ये मुकाबला होगा और किन के दरमियान? एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जो वोट जिस तरह से कास्ट किया जाएगा वज़ीर आज़म के लिए, तो ये हिडन वे में होगा, इसमें चांसेस हैं कि वोट दोनों तरफ पड़ सके? देखिए हमजा, एक बात बहुत अहम बात ने कही है, और वो ये है कि यानी यकीनन आपने पॉजिटिव हवाले से बात की होगी कि बिलावल भुट्टो जरदारी बैकफुट पर गए हैं। मैं बार बार और काफी अरसे से आपके सामने आपके प्रोग्रामों में कह रहा हूं कि यही सियासी दानिश होती है। ये बैकफुट नहीं होता, इसको बैकफुट नहीं कहते, बल्कि सियासी दानिश का तकाजा कहते हैं। और हालात के तहत उन्होंने अगर ये फैसला किया है, और यही एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने का एक अमल होता है मुल्क को या क्राइसिस को, ठीक है ना। तो अब मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो पार्टी ने जो फैसला किया है वो ठीक है। उनके अपने एक पार्टी है, उनके अपनी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उनके अपने अफराद हैं, जाहिर है उनकी अपनी एक राय है, और उस राय को मुज्तमा करके उन्होंने एक फैसला किया कि भाई हम पार्लियामेंट में जरूर जाएंगे, और पार्लियामेंट में जाके हम यानी सपोर्ट करेंगे तमाम इश्यूज पर, और इशू टू इशू जो है वो हम उनसे इख्तिलाफ भी करेंगे और रिजॉल्व भी करेंगे चीज़ों। तो ये एक बहुत पॉजिटिव, एक बहुत हेल्दी जो है साइन है। और इस हेल्दी साइन के साथ साथ एक बात बहुत अहम है, वो ये है कि पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के लिए, सियासी स्टेबिलिटी के लिए अब जो है वो हमारे सियासतदानों की सियासी दानिश का इम्तहान शुरू हो चुका है। देखिए, जहां तक आपके इलेक्शन का ताल्लुक है, इलेक्शन हो गए, प्रोसेस हो गया, जैसा हुआ, और उस पर एतराजात अपनी जगह है, उस पर और दीगर जमातों के खदशात अपनी जगह हैं, लेकिन एक प्रोसेस हो गया। उस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक पार्लियामेंटेरियन ग्राउंड्स पर जो है ना अपनी एक हुकूमत बनाएं। उस हुकूमत बनाने की हुकूमत साजी में जो है ना, जो पीपल्स पार्टी ने अपना किरदार डालना है वो उसने अब आज अपने फैसले से डाल दिया है। अब ये आइंदा की एक सियासी दानिश का तकाजा होगा, यानी नून लीग की तरफ से भी, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, और पीटीआई की तरफ से भी, कि वो किस सियासी दानिश का मुजाहरा करते हुए मुल्क को भंवर से, मुल्क को जो भी क्राइसिस हैं उनसे वो मिलकर कैसे निकालती है। देखिए, इख्तिलाफ होना कोई बुरी बात नहीं होती, जमहूरियत में इख्तिलाफ होना अच्छी बात है, लेकिन जो है वो नफरत की बुनियाद पर जो है ना चीजों को नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पीटीआई बतौर खास इसके लिए मैं समझता हूँ कि अब वो बहुत सारी चीजों को जो है ना समझने में उसके लिए आसानी होगी पॉलिटिकली।
और लिहाजा वो ठीक है, उनका एक राइट है, वो अपने बिल्कुल कैंडिडेट भी खड़ा करें, वो हर सीट पर अपने लोग भी लेके आए, उनका भी राइट है, और वो जिसके साथ जाकर इत्तेहाद बनाना अच्छा चाहे वो इत्तेहाद वारिस साहब, बनाने, लेकिन वोटिंग के मरहले में पंजाब असम्बली वाला सिनेरियो कहीं रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ ज़िलाई साहब और हमजा शहबाज साहब वाला मामला हुआ था वोटिंग के दौरान। मेरा सवाल करने का मकसद ये है कि जिस तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और आपने बात की पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, तो वोट का इधर उधर होना वहां पे पॉसिबिलिटीज हैं ऐसी? नहीं, मैं इसकी इसकी पॉसिबिलिटीज मैं बिल्कुल नहीं देख रहा। उसकी वजह हाँ, यह है कि देखिए, आज का जो पीपल्स पार्टी का डिसीजन है ना, वो डिसीजन जो है ना, वो एकतरफा नहीं आया है, बल्कि एक नेगोशिएशन के नतीजे में आया है। यानी नेगोशिएशन सर पहले 2 दिन हुई है। उस डिसीजन के साथ साथ सीनियर रहनुमा जो हैं उनके बयानात भी सामने आ रहे हैं और वो भी मद्देनज़र रखने पड़ेंगे। जैसे खुर्शीद शाह ने कहा है कि इखलाकी तौर पे नहीं होना चाहिए उम्मीदवार, और सीसी के इजलास में मेजॉरिटी में इस चीज़ से जो है वो इत्तेफाक नहीं किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ इत्तेहाद किया जा सके या वोट दिया जा सके। वो हमजा, आपने एक जुमला जरूर सुना होगा हमारी सियासत में कि यानी बैड कॉक और गुड कॉक, हम्म, ठीक है, ये हर पॉलिटिकल पार्टी करती है। ऑलराइट। यानी पीपल्स पार्टी ने, यानी वो जो खुर्शीद शाह का जो ये आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, हम्म, ये स्टेटमेंट आप बैड कॉक और गुड कॉक के हवाले से देखें उस हवाले से कि कर सकते हैं। एक प्रेशर, हाँ, प्रेशर डेवलप करने के लिए एक ऐसे अफराद या चंद अफराद को भी रखा जाता है ताकि जो है ना प्रेशर डेवलप होता रहे, और उस प्रेशर के तहत जो है ना चीजें जो है ना वो अपनी, यानी जो भी उनके यानी सियासी अकॉर्डिंग टू मामलात हैं वो भी सिचुएशन हल चेंज करने के लिए सिनेरियो, या अकॉर्डिंग टू जी सिचुएशन पोजीशन जी चेंज करने जी के लिए जी उस चीज को यूटिलाइज किया जा जी सके। ठीक है, जी सफीना जी, खान बिल्कुल साहबा, आप इस बिल्कुल। हवाले से क्या कहेंगी? आप क्या समझती हैं कि इस तरह की पॉसिबिलिटीज हैं पुरानी रवायात दोहराई जाने वाली, या फिर कहीं पे झटका या दचका देने वाली? हमजा देखिए, जो हमने पहले डिस्कस किया कि बिलावल भुट्टो ने ऐसा क्यों किया, अभी मैं सेकंड ऑप्शन की तरफ आती हूँ कि बिलावल भुट्टो ने ये कहीं नहीं कहा कि हमारी डील हो गई है या हम वाकई ही नून लीग को सपोर्ट करने जा रहे हैं, बल्कि उन्होंने फ्रंट फुट पर आके, मैं तो उसको यूं कहूंगी, बिलावल भुट्टो ने तीर से शेर के तमाम दांत निकाल कर कहा है कि अब तुम जंगल पर राज करो। चारों सूबों के गवर्नर मांग लिए, सेनेट चेयरमैन मांग लिया और सदर भी मांग लिया, तो पीछे बचा क्या? मतलब पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर एक बिल तक पास नहीं हो सकेगा। चारों सूबों के गवर्नर उनके पास, अगर चारों सूबों के गवर्नर देता है तो फिर एमडीएम को क्या देंगे वो? क्योंकि मैंने तो कहा था कि जो गवर्नर सिंध है उनका बड़ा अहम रोल है अपनी पार्टी को 17 सीटें दिलवाने में, तो वो तो गवर्नर दोबारा रहना चाहते हैं कराची के अंदर। तो फिर नून लीग बहुत मुश्किल में फंसी है, मैंने ऐसे ही नहीं कहा आपको। और नून लीग का के 5 साल पूरे कर पाना मुझे बहुत दिल्ली दूरस्थ नजर आ रहा है, क्योंकि देखे पीटीआई कहीं आजाद, थोड़ा सा झटका हवा ऊपर नीचे हुई, और वो आजाद जो, जिनको मैंने आपको पहले भी कहा मेरे फौजी जवान, मैंने उनका नाम रखा हुआ है, वो जहां हवा चलेगी फौजी जवान बमा इमरान खान टिल्ट कर जाएंगे उस तरफ रियासत के साथ। और एक बात आप जरूर ज़हन में रखिएगा कि वजीर आजम जमहूरियत नहीं होता। अगर मान लिया कि नवाज शरीफ वजीर आजम आ गए, चंद माह में नहीं चल पाते, कोई और वजीर आजम आ गया, तो खुदारा मेंटली तौर पर प्रिपेयर रहिएगा कि वजीर आजम जमहूरियत नहीं होता। जैसे रजा साहब ने हमारे इंग्लैंड की बात की, 5 वजीर आजम आए हैं 2 सालों में, हमने तो नहीं रोए पिटे, हमारी तो पब्लिक बाहर नहीं निकली कि हम लुट गए, हम मर गए, हमारा वजीर आजम उतर गया, जमहूरियत बढ़ गई। कुछ नहीं होता। वजीर आजम, पाकिस्तानियों को एक बात ध्यान में रखनी है, वजीर आजम जमहूरियत नहीं होता। वजीर आजम इसीलिए आप लाते हैं कि वो आपको डिलीवर कर सके। अगर वो डिलीवर करने में नाकाम होता है, उसको हटा के दूसरा प्राइम मिनिस्टर ले आया जाता है। तो मुझे नून लीग की मुश्किल राहें नजर आ रही हैं, उनके लिए सहूलत, हाँ हो सकता है उनके लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हो कि दोबारा से शहबाज शरीफ साहब ने अपने नाम के साथ प्राइम मिनिस्टर लगवा लिया, दोबारा नवाज शरीफ साहब ने चौथी मर्तबा हिस्ट्री बना ली। ये उनके लिए अगर अचीवमेंट है तो यस, वो अचीव करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा सफीना साहबा, इसमें शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट अगेन सामने आई है और उन्होंने इसकी वजाहत की है कि मैं आज भी अपनी बात पे कायम हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम होंगे।
देखिए, आप लोग बार बार कहते हैं नून शीन की लड़ाई नहीं है, तो फिर ये वजाहतें, ये तस्दीकें, ये क्यों की जाती हैं? जब आप वो इतने ही अच्छे हैं, इतना ही खानदान में आपस में प्यार मोहब्बत है, तो ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट के बाद तूफान क्यों आ गया? क्यों नवाज शरीफ साहब को बुरा लगा? क्यों उनकी साहबजादी को बुरा लगा? क्यों उनके जो हॉक्स हैं सहाफी वोट के बोलना शुरू हो गए कि कहीं साजिश के तहत ही तो नहीं नून ग्रुप को हटाया गया सियासत से, कहीं जावेद लतीफ किसी मसलहत के तहत तो नहीं उड़ाए गए, कहीं आबद शेर अली का ऐसे तो सफाया नहीं हुआ, कहीं खुरम दस्तगीर ऐसे तो नहीं उड़ाए गए। तो मैं तो फर्मली बिलीव करती हूँ कि ये दो धड़े हैं, नून और शीन, इनके दरमियान बहुत वाज़ेह लकीर है। और एक इनके ऊपर मैंने बड़ा डिटेल से व्लॉग किया था कि इस खानदान के अंदर मुआहिदा क्या हुआ है। अब मुआहिदा एक को लग रहा है कि मुझे लाया गया था क्योंकि मैंने प्राइम मिनिस्टर बनना है, अब दूसरे को पता था कि वो क्यों लेके आया अपने भाई को, वो पोस्टर बॉय के तौर पे लेकर आया था। तो ये वो जंग चल रही है नून लीग के अंदर, और बड़ी गहरी जंग चल रही है। अभी फिलहाल इनकी वजारत उस्मा पे लड़ाई चल रही है, आगे चल के तो खुल के लड़ाइयां होंगी। ठीक है, रजा सैयद साहब, सर आप इस हवाले से क्या कहेंगे? एक तो ये कि वोट वाला सिलसिला, वोटिंग वाला सिलसिला जिस तरह से स्पोर्ट का किया है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और इस पे भी अभी मुख्तलिफ जो हैं वो राहें सामने आ रही हैं। और दूसरी जानिब ये कि शहबाज शरीफ साहब की ये स्टेटमेंट ये भी काबिल गौर है कि वो तो ये चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब बने, तो नवाज शरीफ साहब बनना चाहते हैं खुद से, और पार्टी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या उनका नैरेटिव है? क्या इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, दो बातें इसमें बहुत वाज़ेह हैं जो हमारे नाजरीन के इल्म में हैं और उनको पता होना चाहिए कि सियासत में आम तौर से जो भी फैसले होते हैं, उन फैसलों को पब्लिक के सामने किन अल्फाज में, किस अंदाज से रखा जाता है, ये इस्तेहकाक होता है सियासी जमात का या सियासी लीडर का अपना। कमरे में उन्होंने क्या डिस्कस किया, क्या उनके कलीदी नुकात थे, कौन से इंटरेस्ट्स को वो प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे थे, ये बात प्रेस रिलीज में जारी करना कोई भी सियासी जमात अफोर्ड नहीं कर सकती। तो उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में एक्चुअल गुफ्तगू क्या हुई, ये तो वही लोग जान सकते हैं कि जो वहां बैठे थे, लेकिन वो बाहर आके नहीं बताएंगे ये बात। बाहर आके वो वही बात बताएंगे जो उनके प्रेस रिलीज में लिखी होगी, और यही एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है पॉलिटिक्स का। तो बिलावल साहब ने या जरदारी साहब ने फॉर दैट मैटर ये पोजीशन क्यों चेंज की कि वो वजारत उज़्मा में इंटरेस्टेड नहीं हैं और वो नून लीग को वोट दे देंगे? तो मेरे पास तो मेरे एक दोस्त का फोन आया था, वो कह रहे थे कि जी जरदारी साहब को भी कोई फोन आया था। तो अब ये मेरे पास मेरे दोस्त का फोन आया कि जरदारी साहब को मीटिंग के दौरान एक फोन आया, और जरदारी साहब ने वो फोन सुना, और वो फोन सुनने के बाद जरदारी साहब ने ये पोजीशन ले ली। तो अगर सारे मामला फोन कॉल आने और फोन कॉल जाने पर ही तय हो रहे हैं तो मुझे कोई हैरत नहीं है उसके ऊपर, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान में फोन कॉलों पर बहुत कुछ तय हो जाता है। और फिर आजकल के दौर में जरूरी तो नहीं है कि आप जाके फिजिकली मुलाकात कर रहे हो, आपका कोई भी दोस्त जो है वो आपको फोन करके काम की बात बता भी सकता है, मशवरा भी दे सकता है, गाइडलाइन भी दे सकता है। और सॉरी, मैं रजा साहब को इंटरप्ट, रजा साहब थोड़ा सा एलैबोरेट करके बताएं कि उन्होंने बिलावल वाली लाइन को टो करने के लिए बोला कि यही हमारी लाइन है फोन कॉल के बाद, क्या हुआ ये? नहीं, फोन कॉल से पहले उनका जो भी डिस्कशन चल रहा था वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन फोन कॉल आने के बाद ये मौक़िफ़ इख्तियार हो गया कि हम नून लीग के सपोर्ट में जाएंगे, उनको वोट देंगे, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जिसने मुझे फोन किया उसको किसी ने ये बात बताई कि वो सारा मामला फोन पे तय हो गए। थैंक यू। अच्छा, इसमें अच्छा वारिस रजा साहब, सर आपसे जानना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से एक तय किया है मजहबी जमातों के साथ इत्तेहाद का, और इसमें साद रिजवी साहब का भी बयान आया कि फॉर्म 45 जो हमारे पास मौजूद हैं उनके अकॉर्डिंग 179 सीट्स पीटीआई जीत रही है। ये तो एक वो सियासी गुफ्तगू के हवाले से आप इसको ले सकते हैं, लेकिन इस पे क्या इस चीज़ से फ़र्क पड़ेगा? कितना प्रेशर बिल्डअप हो सकता है दीगर जमातों पे या हुक्मरान जमात पे? लेकिन अभी तक तो वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब हम हुकूमत बनाएंगे, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, पीटीआई को इस बात का पूरा राइट है कि वो ये कहे कि जनाब हम हुकूमत बनाएंगे, ठीक है ना। इस राइट से तो आप उनको अलग नहीं कर सकते, और उनका राइट है, जो भी चाहे वो कहें, ठीक है। एक बात, उसूली बात तो ये है। इस पर अब हमें बुरा लगे या अच्छा लगे ये एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन उनका ये राइट जरूर है कि वो ये कहें कि जनाब हम हुकूमत फॉर्म करेंगे और कोशिश करेंगे,
बिल्कुल भी ठीक बात है। लेकिन वो जो नंबर गेम बता रहे हैं उसमें जो है ना वो मेरे ख्याल में ज्यादती कर रहे हैं और धोखाधड़ी और झूठ और फरेब से काम कर रहे हैं। और झूठ और फरेब चूंकि उनकी आदत है, उनकी पार्टी की बुनियादी झूठ और फरेब पर है, लिहाजा वो झूठ और फरेब से दोबारा से एक इंतशार की कैफियत में इस मुल्क को ले जाना चाहते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि इस हिस्से को मैं उनके बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा। हाँ, दूसरे हिस्से को मैं जरूर सपोर्ट कर सकता हूं कि आप कहीं जाएं और किसी भी पार्टी के साथ मिले, उनके साथ बैठें, पार्लियामेंट जाएं, पार्लियामेंट में जाकर अपनी सियासत करें, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन दूसरा हिस्सा जो है ना वो वाकयात के हवाले से भी और फैक्ट्स के हवाले से भी इंतहाई ऐसा हिस्सा है जिसमें आप आवाम को सिर्फ और सिर्फ वो प्रोपेगेंडा खबर देकर आवाम को इंतशार और उसकी सही सूरत हाल बताने से कासिर हैं और बता नहीं रहे। ये एक फ्रॉड है, ये एक धोखा है, और धोखा और फ्रॉड जो है ना ज्यादा देर तक चल नहीं सकती। दूसरी बात बहुत अहम है इसमें यह है कि मैं एक बात इसमें करना चाह रहा हूँ। आपने बहुत अच्छी बात की कि भाई जनाब ये मजहबी जमातों के साथ इन्होंने इत्तेहाद बनाने की कोशिश की है या इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि मजहबी जमातों के साथ इत्तेहाद बनाने की नौबत जो है वो आई क्यों है एक पॉलिटिकल जमात को जो कि इनलाइटेंड कहलाती है, अपने आप को जो है ना लिबरल कहलाती है, अपने आप को अल्ट्रा मॉडर्न कहलाती है, और अपने जुलूस जलसों में नाच गाने को जो है ना बुरा नहीं समझती, जबकि दूसरी तरफ तो वो फतवेबाज हैं। नहीं ठीक है, सर, एक बात उनका नैरेटिव तो ये है कि हम किसी चोर डाकू से हाथ नहीं मिलाएंगे। हाँ, ये जमातें जो हैं ये चोर डाकू नहीं हैं, हम इनके साथ जो है वो पॉलिटिकली इत्तेहाद कर सकते हैं। चलिए, मैंने अगर उनकी ये बात मान भी लूं, चलिए मैं उनकी ये बात वक्ती तौर से मान लेता हूँ। वो कितने चोर और डाकू हैं वो तो खैर एक अलग बात है, उस बहस पर हम नहीं जा रहे कि एमडब्ल्यूएम क्या है। अगर मैं इस पर खोल के बैठ जाऊं ना 3 घंटे प्रोग्राम मैं कर सकता हूँ, एमडब्ल्यूएम क्या है और जमात इस्लामी क्या है और कितने चोर हैं, कितने डाकू हैं, कितने जो है ना वो शुरफा हैं और कितने वो ईमानदार हैं। इसको छोड़ दीजिए इस बात को। ठीक है, बात ये है, हाँ, अब मैं आ रहा हूं दूसरी बात पर। मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में 12वें इलेक्शन है। इस 12वें इलेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 1971 के इलेक्शन के बाद, जियाउल हक के आने के बाद जो मजहबी जमातों के अददी तादाद, यानी असेंबली के हवाले से मैं बात करूं, असेंबली अरकान की अददी तादाद बढ़ी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता 2024 में जाके वो तकरीबन नील की तरफ जा रही है, नील होने की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब कि ये समाज जो है वो मजहबी ठेकेदारों को कबूल करने के लिए 1970 से पहले भी तैयार नहीं था और 2024 में भी तैयार नहीं है। और जब ये समाज का माशरा, इस समाज की यंग, इस समाज की यूथ जो कि पीटीआई को उनके मुकाबले में वोट देकर ये कह रही है कि मजहबी जमातों को रद्द करना अच्छा है, वारिस साहब टाइम हमारा खत्म हो गया है। एक सफीना साहब से और आपसे एक यहाँ पे अल्फाज जानना चाहूंगा कि कुछ सुस्पिशियस दिखाई दे रहा है या जिस तरह से है एज इट इज आ जाएगा सामने, यस और नो? मैं ये समझता हूँ कि ये सस्पिशियस मामला है, सस्पिशियस है। सफीना खान साहब आप क्या कहेंगे? ये सस्पिशियस है और इसमें जो है ना एक मुझे अजीब सी एक स्मेल आ रही है जो कि मजहबी इंतहा पसंदी की तरफ ठीक है आपके पीटीआई इस मुल्क को ले जाना ठीक है वारिस साहब ठीक है। सफीना खान साहब आप इस पे क्या कहेंगे? हमसा देखें, अगर मैं देखूं तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा समेत पूरी नून लीग के वो तानेबाजी जो उन्होंने रिलीजन को इस्तेमाल करके इमरान खान पर ताबड़तोड़ हमले किए, इसका मतलब है पाकिस्तान की आवाम ने वो तमाम चीजों को मुस्तरद करते हुए इमरान खान को वोट दिया। और अगर अब इमरान खान किसी एक छोटी पार्टी, जो मैंने आपके प्रोग्राम में बार बार कहा था कि पीटीआई उनके साथ इत्तेहाद करेगी, अभी कल के प्रोग्राम में भी मैंने आपको रिमाइंड करवाया था कि उन्हीं के साथ वो इत्तेहाद करने जा रही है, तो रिलीजन को सिर्फ निशाना बनाना गलत बात है। मैं भी बहुत ज्यादा रिलीजन हूँ, पर अगर मेरे मॉडर्न होने की वजह नहीं है कि मैं रिलीजन के करीब नहीं हो सकती। तो इन दोनों चीजों को अलग रखा करें। रिलीजन अलग चीज होती है, आपके नजरिया अलग चीज होती है। उनका हक है वो जिस मर्जी पार्टी के साथ इत्तेहाद करें।
ठीक है, बहुत शुक्रिया सफीना खान साहबा, वारिस रजा साहब, रजा सैयद साहब, हमारा एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ मौजूद था। गुफ्तगू की हमने करंटली सिनेरियो के अकॉर्डिंग। अपने मेज़बान हमजा भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।